ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश कुमार सिंह और पत्रकार संतोष कुमार पाठक। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और अभी जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, अजीत पवार, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पर अपने चाचा शरद पवार को यह कह दिया है कि आप 83 वर्ष के हो गए हैं और अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है और आज जो कुछ भी हुआ है, उस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसमें सबसे अहम ये है कि जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको जमीनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली लीडरशिप है, और एक एज है, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि किसी परिवार विशेष में कन्फाइंड है। अब एज ए प्रोफेशन भी लोग ले रहे हैं। एक सर्टेन स्टेज के बाद एक पेशेंस की भी कमी हो जाती है जो नेक्स्ट जेन होती है। तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप होती है उनको बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी जो सेकेंड रंग है, अगर वो टेक ओवर कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं। आज के जिस तरह का स्टेटमेंट अजीत पवार ने दिया है और जिस तरह से उनके पार्टी के लोगों ने तालियां बजा करके उसका स्वागत किया है, मैसेज बड़ा क्लियर है कि अब वो किसी भी तरह के पैचअप में या वापस जाने में कोई गुंजाइश नहीं है। और शरद पवार को उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स भी उन्होंने दिखा दिए अजीत पवार ने कि संख्या भी उनके साथ है। इसलिए मेरा मानना है कि अब लीडरशिप को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ठीक है भाई, मेरा समय था, मैंने पार्टी बनाया बढ़ाया, लेकिन जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी, उसको बढ़ाने में योगदान दिया, उनके हाथ में भी अगर बागडोर दे दी जाए तो कोई बुराई नहीं। एक बात और अखिलेश जी जो निकल के सामने आई, हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार चाहे वो अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल हो, वो कहते रहे कि शरद पवार हमारे नेता है, हमारे गुरु है, हम उनका सम्मान करते हैं। और ऐसा देखने में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से मौका दे रहे थे कि ठीक है, पूरी पार्टी अब हमारे साथ आ गई है, आप हमारे सर्वोच्च नेता है, आपने हमें राजनीति सिखाई है, तो आप भी हमारे साथ आ जाइए। और जब शरद पवार लगातार हमला करते रहे, जब शरद पवार ने एक्शन ले लिया प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ, शरद पवार जनता के बीच में उतर गए, शरद पवार ने एक मीटिंग बुलाई, तब जाकर शायद ऐसा लगता है कि अजीत पवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा और आज आखिरकार मंच से अजीत पवार को ये कहना पड़ा। बीजेपी का एग्जाम्पल दिया अजीत पवार ने कि भाजपा में 75 साल की उम्र में नेता रिटायर हो जाते हैं, आईएएस 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, आप अब 83 साल के हो गए, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि मुझे भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है। मतलब सीधा सीधा वो ये कह रहे थे कि ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि पार्टी आपने बनाई, लेकिन अब राजनीति का दौर बदल चुका है, राजनीति की सूरत हाल बदल चुकी है और अब हमें एक नए क्षितिज की तरफ जाना है। इनको मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए थी कि आम कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन ना रहे और जिसको जहां जाना है वो अपनी परिस्थितियों को देख करके और पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है उस संभावना को देख करके हर आदमी, हर नेता, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, ये डिसाइड कर ले कि हमें रहना कहाँ पर है। तो ये तो काफी दोनों पक्षों ने इस मीटिंग को बुलाई कि एक क्लैरिटी हो जाए कि कौन किसके साथ है। तो आज जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई और जिस तरह से लोग वहां पर टर्न अप हुए, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि लगभग जो जरूरत है एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ब्रेक अवे होने के लिए, वो संख्या तो अजीत पवार जी के साथ है और शरद पवार जी के पैर से बिल्कुल जमीन खिसक चुकी है। एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि जो भी आइकॉन बेस्ड यानी व्यक्ति विशेष पर आधारित जो भी पार्टीज हैं, उनको थोड़ा तकलीफ जरूर होती है। आपको याद होगा यही स्थिति लगभग मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी हुई थी, जिस तरह से स्टेज पर घमासान हुआ था, जिस तरह के माहौल बने थे, क्योंकि उस समय भी मुलायम सिंह यादव जी असर्ट करना चाह रहे थे अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री होने के बाद भी। नतीजा क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। वो काफी अमर्यादित तरीका था, लेकिन जिस तरह से एनसीपी में हुआ है, और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जो एनसीपी के ब्रेक अवे अजीत पवार के ग्रुप के लोग हैं, वो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये पिछले 2-3 साल से बीजेपी से लगातार मीटिंग चल रही थी, जिसके शरद पवार भी हिस्सा थे। कई सारी मीटिंग्स हुई, कई सारे इश्यूज पर एग्रीमेंट्स भी हो गए थे, बावजूद इसके जो एक कदम लेना था वो ले नहीं पा रहे थे शरद पवार जी।
और यहां तक कि इन लोगों ने क्लेम किया है कि इनके सारे विधायकों ने 53 विधायकों ने स्पष्ट रूप से लिख करके दिया था कि हमें बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। तो इन सब करने के बाद भी अगर इनडिसीजन है तो ये बात केवल अजीत पवार की नहीं है, ये तमाम विधायकों की भी है जिनको अपने फ्यूचर के बारे में चिंता थी और उनको आगे बढ़ना था। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक शायद शरद पवार जी को ये उम्मीद होगी कि हम इतने बड़े नेता हैं, पार्टी के फाउंडर हैं और लोग हमसे कम से कम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारी मर्यादा का ख्याल रखेंगे। लंबे समय तक वेट के बाद शायद वो पेशेंस खत्म हो गया और अब उन लोगों ने अपना एक रास्ता चुन लिया। जिस तरह से अजीत पवार ने आज एक तरह से बिल्कुल तथ्यों के साथ, तारीख के साथ ये बताया कि कब कब शरद पवार के साथ बातचीत हुई भाजपा के साथ जाने की, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि कोई विचारधारा का कोई मसला नहीं था, बल्कि शरद पवार सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए कि उनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपने पार्टी के बहुमत का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी हिंदुत्व और सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है शरद पवार के लिए। अगर आप मान ही ले कि हिंदुत्व या सांप्रदायिकता कोई इशू है या बीजेपी ऐसी पार्टी है, तो शिवसेना के साथ ऐसी कौन सी चीज है जो उनको उनकी तरफ आकर्षित करके ले गई। शुरू से उनके इतिहास को देख लें, उनका एजेंडा देख लें, तो वो भी एक हिंदूवादी पार्टी रही है, हिंदू हितों की बात करती है और उसके साथ तो आपने बड़ा कंफर्टेबली अलायंस तक बना लिया। एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव जीत करके आती है, चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनका प्री पोल अलायंस है, उसमें चुनाव जीत करके आती है, उस पार्टी को आप साथ में लेकर के जाते हैं और सरकार बनाते हैं। अगर आप मानते ही हैं कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, एक हिंदूवादी पार्टी है, तो आप शिवसेना को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? तो ये मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है। बात ये थी कि जिस लेवल से बार्गेन करना चाह रहे थे शरद पवार जी, जिस लेवल पर जा रहे थे वो बीजेपी के लिए शायद एक्सेप्टेबल नहीं था और इसी चीज को लेकर के एक कंफ्यूजन हो रहा था एनसीपी में। जब हम सबने ये डिसाइड कर लिया है कि हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए, सारे विधायक अगर इस चीज के लिए रेडी हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, 83 की उम्र है। जो यंग लोग हैं, जो नए विधायक हैं, नए सांसद हैं, उनका लंबा फ्यूचर है, वो बेहतर सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में। तो हम उनकी मानसिक भावना का सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर आप उसका लगातार अनादर करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसका नतीजा वही है जो आज एनसीपी महाराष्ट्र में हो रहा है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि शरद पवार साहब ने शिवसेना को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया था, बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए मनाया था कि वो महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने। और हाल ही में जब वीर सावरकर का विवाद हुआ था तो कांग्रेस को और खासतौर से राहुल गांधी को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, इसलिए वो वीर सावरकर का मसला ना उठाए। लेकिन आज जो सबसे खास बात अखिलेश जी, जो अजीत पवार ने कही, बाकायदा जिक्र किया उन्होंने कि 2017 में वर्षा के बंगले पर मीटिंग हुई थी जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे, छगन भुजबल थे, जयंत पाटिल थे, वहां पे अजीत पवार खुद भी मौजूद थे, बीजेपी के भी कुछ नेता थे, कैबिनेट के पोर्टफोलियो के आवंटन और मंत्रियों के पदों तक पर चर्चा हो गई थी। बाद में शरद पवार ने पैर पीछे खींच लिए। तो आखिर शरद पवार की हिचक क्या थी जब पार्टी का बहुमत, पार्टी के सारे विधायक, पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के फाउंडर मेंबर, पार्टी में उनके साथ पार्टी को खड़ा करने वाले जो नेता थे, वो तमाम लोग चाहते थे कि नहीं, अब हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का युग है, ये भाजपा का युग है। तो आखिर शरद पवार हिचक क्यों रहे थे? कहाँ कौन सी ऐसी बात थी जो उनको बार बार रोक रही थी? सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप पॉलिटिक्स में बार्गेन करेंगे और बार बार एक इंडिसीजन बना रहेगा, तो जो भी आपके काडर्स हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, आपके पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो किस हद तक वेट कर सकते हैं, किस हद तक पेशेंस उनका बना रहेगा, ये एक सोचने की बात है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जो पटना में ऑल पार्टी मीटिंग हुई अपोजिशन पार्टीज की, उसमें जिस तरह से शरद पवार ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, एक तरफ आप बीजेपी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत इस कदर कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है और अचानक आप लीड रोल ले लेते हैं, यू बिकम द सेंट्रल फिगर ऑफ द इंटायर अपोजिशन की जो यूनिटी का एफर्ट हो रहा है, उसका आप सेंट्रल पर्सन बन जाते हैं, आप ही उसके केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो ये एनसीपी के लोगों में एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति थी कि ये जो डबल रोल है, यानी आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के साथ जाकर के ऑल पार्टी अलायंस कर रहे हैं। तो ये चीज उनके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी और इस वजह से उन्होंने ये भी देखा, जिस तरह से एनसीपी के लोगों के बीच से जो बात आई है
उसमें ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस तरह से शरद पवार जी ने पटना में जाकर के राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और जिस तरह से वहां पर जाकर के उन्होंने बिल्कुल, आपको याद होगा कि कांग्रेस वो निकले क्यों थे, क्योंकि उस समय की लीडरशिप उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। उन्होंने निकले और अपनी खुद की पार्टी बनाई और फिर वैसी पार्टी को जाकर के एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एनसीपी के जो सांसद विधायक हैं जो उनसे नाराज थे इस बात से लेकर के, और यही ट्रिगर माना जा रहा है कि यहीं से एनसीपी शरद पवार जी की लीडरशिप को छोड़ करके एक नया फ्रंट बना करके और बीजेपी के साथ आने की कवायद शुरू हो गई। देखिए, बिल्कुल यही बात अजीत पवार ने कही भी कि आप कांग्रेस से अलग हुए ये कहते हुए कि विदेशी मूल की महिला को आप प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन बाद में महाराष्ट्र में आप उसी कांग्रेस के साथ चले गए। जब एनसीपी के विधायक कांग्रेस की तुलना में ज्यादा थे, जब विलासराव देशमुख ने पूछा तो आपने पोर्टफोलियो 3-4 ले लिए मंत्री पद, लेकिन मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को दे दिया। हालांकि उन्होंने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन कहना वो यही चाहते थे कि एनसीपी के कोटे में मुख्यमंत्री का पद उस समय शरद पवार ने सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि अगर मुख्यमंत्री उस समय उनको बनाना पड़ता एनसीपी से तो अजीत पवार के अलावा किसी को नहीं बना सकते थे। इसके अलावा उन्होंने एक खास बहुत ही भावनात्मक मुद्दा उन्होंने उठाया अजीत पवार ने कि आपने मुझे विलन बना के रख दिया सबके सामने। तो ये जो दर्द था अजीत पवार के दिल में वो आज से नहीं था। अजीत पवार को ये लग गया था कि कभी भी शरद पवार उनको राजनीति में आगे नहीं रखेंगे, जबकि इस पार्टी को बनाने में उन्होंने भी उतनी मेहनत की है जितनी शरद पवार ने की थी। जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, ये चाहे आप यूपी में देख लें, बिहार में देख लें, कहीं भी देख लें, महाराष्ट्र में देख लें, तो उनके साथ एक ये इश्यूज होते हैं। हालांकि अजीत पवार भी उनके भतीजे ही हैं, उनके परिवार के ही हिस्से हैं और ये बिल्कुल ही क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है कि इसमें परिवारवाद नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कम से कम जो फील्ड पर है, जो जुड़ा हुआ है, सबसे पहली चीज आपको बताएं कि एक परिवारवाद के बारे में बहुत क्लैरिटी है जिस तरह से उसको डिफाइन किया गया, वो ये है कि आप एकदम से इम्पोज कर देते हैं किसी लीडर को, किसी व्यक्ति विशेष को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता है, जो उनके बीच से काम करके उभर के आता है, तो उसको लीडरशिप अगर आप देते हैं, वो किसी परिवार से भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अजीत पवार के साथ यही था कि वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े थे, मेहनत कर रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका थी। लेकिन जब लीडरशिप सक्सेशन की बात आई तो शरद पवार जी ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले जी को आगे कर दिया। तो अब नेचुरली ये एक बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसी समय से शुरुआत हो गई थी। अजीत पवार के मन में ये खटास हो गई थी कि ये क्या, पूरी मेहनत हमने की, अपेक्षा ये थी कि शायद हमारे हाथ में वागडोर आएगी, लेकिन ये तो फिर बात वही हो गई जिस तरह से बाला साहब ने उद्धव ठाकरे जी को कमान दे दी थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, ये फैमिलीज हैं तो एक फैमिली बॉन्डिंग तो होती ही होती है। तो हर आदमी चाहेगा कि एक कॉर्डियल नोट पर, अगर अलग भी होते हैं तो कॉर्डियल नोट पर हो, पारिवारिक जो संवेदनाएं हैं वो मेंटेन रहें और एक जो मर्यादा है परिवार की, उस पर किसी तरह की आंच ना आए। तो इन्होंने बड़ा इमोशनल तरीके से कहने की कोशिश की और ये एक एफर्ट है कि लास्ट डिच एफर्ट है कि उनको किसी तरह शरद पवार जी को कन्विंस किया जाए, ना कि वो नाराज हो जाए, उनके खिलाफ मैदान में आए, उनके खिलाफ कैंपेन करना शुरू करें, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है। अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें ना हो, क्योंकि अगर वो सामने आएंगे तो ये तू मैं वाली स्थिति हो जाएगी। अगर वो बार बार इनके ऊपर अटैक करेंगे तो काउंटर अटैक ये लोग भी करेंगे। तो चीजें जो एक पार्टी के अंदर थी, जो एक डिग्निफाइड तरीके से सब कुछ चल रहा था, वो पब्लिक डोमेन में आएगी, जिससे इन दोनों का ही नुकसान होगा। तो कोशिश ये है कि चाहे इमोशंस हो, चाहे मोरालिटी हो, जो भी बातें हो, कर करा करके किसी तरह से शरद पवार जी को कन्विंस किया जाए कि सब इकट्ठे ही रहें और जिस तरह से एनसीपी अजीत पवार के लोगों के पास जो संख्याबल दिखाई दी है, उसको सारी लीडरशिप एक्सेप्ट करे और इसको मान ले कि अब अजीत पवार ही पार्टी के फेस होंगे, क्योंकि लगभग 2/3 विधायक सांसद उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके तकनीकी और कानूनी पहलू पे बात करें। निश्चित तौर पर विधानसभा स्पीकर के पास ये मुद्दा चला गया है, चुनाव आयोग के पास भी ये मुद्दा आ गया है। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले 30 जून को ही अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को लिख के दे दिया था, जिसमें उन्होंने तमाम कहा था कि एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए एक तरह से शपथ पत्र दायर किया है। तो तकनीकी और कानूनी पहलू से अगर माना जाए तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर आधिकारिक रूप से किसका कब्जा होगा, चुनाव चिन्ह पर किसकी मजबूत दावेदारी होगी आपके हिसाब से? ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसमें केवल सांसद विधायकों तक सीमित नहीं होता है। इसमें पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सबसे एक कंसेंट लेने की जरूरत पड़ जाती है और उसके बाद ये डिसीजन होता है कि
लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, पार्टी का सिंबल किसके हाथ में रहेगा। डे 1 ओथ लेने के बाद ही अजीत पवार जी ने दावा ठोक दिया था कि पार्टी का नाम भी मेरे पास रहेगा, सिंबल भी मेरे पास रहेगा। ये भी है कि जो अगर आप वर्तमान जो स्थिति है, जिस तरह से संख्या बल उनके साथ है, तो पूरी संभावना है कि जो उन्होंने कहा है वो वही होगा, क्योंकि राजनीति में आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संख्या बल का ही सारा खेल है। वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी संवैधानिक संस्था है, तो वहां पर संख्या बल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। संख्या बल फिलहाल अजीत पवार जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में हालांकि एक लंबी लीगल प्रक्रिया, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है अगर इसको मेंटेन रखते हैं तो पार्टी प्लस सिंबल अजीत पवार जी के हक में आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बहुमत है वो अजीत पवार के साथ है, तो निश्चित तौर पर पार्टी की दावेदारी भी उनकी सबसे ज्यादा बनती है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने मोर्चा खोल दिया है, अगर एनसीपी का चुनाव चिन्ह उनसे छिन जाता है तो फिर क्या करेंगे? उनके पास एक विकल्प बचता है, जैसे उन्होंने कहा अभी तक तो कह रहे हैं एनसीपी, लेकिन जब एनसीपी नहीं रहेगा तो जैसे उद्धव ठाकरे ने किया, वो भी कोशिश करेंगे कि एक नई पार्टी बना के आगे बढ़े। लेकिन क्या इस उम्र में, और खासतौर से जब उनके पास प्रफुल्ल पटेल जैसे सहयोगी नहीं है, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता नहीं है, अजीत पवार जैसे जमीन पर लड़ने वाले नेता नहीं है, छगन भुजबल जैसे सहयोगी नहीं है, ऐसी सूरत में अब शरद पवार क्या करेंगे? क्या वाकई वो एक नई पार्टी बनाने का जोखिम ले सकते हैं, और अगर बनाएंगे तो क्या उसको चला कैसे पाएंगे? सबसे बड़ा सरप्राइज अगर एक आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में देखें, जो भी पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, तो सबसे बड़ी जो सरप्राइज थी तमाम लोगों के लिए वो थे छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल का उनसे अलग होना जी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि जो भी यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक पार्लियामेंट को, पार्टीज को कवर किया है, उनका यही कहना था कि बहुत सारे ओकेजन्स आए जहां पर प्रफुल्ल पटेल अलग निकल सकते थे। एक पूरी कोशिश हुई थी कांग्रेस की तरफ से कि शरद पवार अगर जा भी रहे हैं तो प्रफुल्ल पटेल को रोका जाए, लेकिन उन्होंने अपनी लॉयल्टी उनके साथ दिखाई थी और शरद पवार के साथ वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए। आज जिस तरह से अजीत पवार बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बिल्कुल सामने आकर के और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लीड रोल में है वो अजीत पवार के साथ साथ छगन भुजबल भी बोल रहे हैं, तो ये सबके लिए एक सरप्राइज था। और ऐसी परिस्थिति में शरद पवार जी को बहुत कठिनाई होगी अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को कन्विंस कर पाना कि ये लोग एनसीपी नहीं है, ये लोग हमसे अलग हैं, इनको आप वोट ना दीजिए, इनको समर्थन ना दीजिए। इस चीज को आम जनता को, अपने सपोर्टर समर्थकों को कन्विंस करने में उनको काफी कठिनाई होगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप 70s 80s के शरद पवार नहीं है, आपके साथ फिजिकल इश्यूज भी है, ऊर्जा का वो स्तर आपका नहीं रह गया है कि आप बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आप चले जाएंगे। यहाँ तो केवल इमोशंस पर वो खेल सकते हैं, आप इमोशंस पे खेल सकते हैं, एक लीगेसी पे खेल सकते हैं, लेकिन जो वोटर है आज की तारीख में वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है, उसको भी अपना इंटरेस्ट, अपना फ्यूचर दिखाई देता है कि अगर हमें किसी से एक्सपेक्ट करना है तो इस लायक हो कि उसके पास टीम हो, उसके पास डिलीवर करने की क्षमता हो। और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ये लगता है कि शरद पवार जी को, आम जनता को, अपने समर्थकों को कन्विंस करने में बहुत कठिनाई होगी, और एक फ्रंट अगर वो खड़ा भी कर लेते हैं तो कितनी सक्सेसफुल होगी, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा डाउट। अब एक इसका महाराष्ट्र की राजनीति पे अगर प्रभाव की बात करें, हम देखते थे कि एनसीपी, शरद पवार खासतौर से एक बड़ा जो प्रभावकारी गुट हुआ करता था महाराष्ट्र की राजनीति में। अब हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना टूट के जो असली शिवसेना का नाम जिस तरह से अब आ गया एकनाथ शिंदे के पास, हमने देखा कि एनसीपी का बहुमत भी अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि वो अजीत पवार के साथ है। तो भाजपा, अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये तीनों मिलकर अब सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कमजोर है, शरद पवार कमजोर हो गए हैं। कांग्रेस में भी कई तरह की खबरें आती रहती है, कई बार ये चीजें निकल के आती रहती है कि उसके भी एक बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अब महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, अभी इमीडिएटली अगर आप देखें तो इमीडिएट जो चैलेंज है वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। बाकी लोकल बॉडी इलेक्शंस तो हैं, लेकिन अगर बड़ा हम एक मैप देखें तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, और ये तीनों फैक्शंस, अगर तीनों पार्टीज अगर एक साथ हैं, शिंदे जी हैं, अजीत पवार हैं और बीजेपी, अगर ये लोग साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को एडवांटेज होगा,
लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बताऊं, इस कोएलिशन को, इस अलायंस को एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का भी इशू आएगा, क्योंकि जितने विधायकों की संख्या हो गई है उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, काफी जो कोविटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका कौन किसके पास जाएगा, तो वो भी एक लंबी एक्सरसाइज है जिसमें तीनों पार्टीज को साथ में बैठ करके डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें एम्बिशंस भी इन्वॉल्व हैं, अपेक्षाएं भी इन्वॉल्व हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम दौर से गुजर रही है और चाहे अजित पवार जी हो या शिंदे हो या फडणवीस हो, इन लोगों को अपने अपने दल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी अपेक्षाओं से भी संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बारामती का जिक्र खासतौर से करना चाहूंगा, जो शरद पवार का गढ़ माना जाता है, जहां से उनकी बेटी सुप्रिया सुले अभी सांसद है और उसी इलाके से अजीत पवार विधायक है। तो क्या इस बार जो 48 का टारगेट है जो भाजपा ने लिया है कि अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटें जीतेंगी, तो क्या बारामती का गढ़ भी इस बार आपको लगता है कि ढहेगा? क्योंकि भाजपा ऐसे कई गढ़ को ढा चुकी है, कई बड़े नेताओं को चुनाव हरा चुकी है पहले। ये कहना कि उनका बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड मेंटेन रहेगा, मुझे इसके बारे में काफी डाउट है, क्योंकि डिवीजन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हो चुका है और अजीत पवार वहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है और पार्टी के एक फेस के रूप में बारामती में देखे जा रहे थे लगातार। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर बारामती भी शरद पवार के हाथ से निकल जाए। जहां तक बात है 48 सीटों की, ये पॉलिटिक्स है और ये मतदाता ही डिसाइड करते हैं। एडवांटेज जरूर बीजेपी को रहेगा वर्तमान जो हालात है उसको देख करके, लेकिन ये भी है कि एक सैचुरेशन भी बना हुआ है, तो ये अब आने वाला समय ही बताएगा कि वो उतने नंबर्स ला पाते हैं कि नहीं। बारामती में निश्चित रूप से शरद पवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और अपनी ताकत को मेंटेन कर पाना काफी मुश्किल होगा। अब अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर निकले अखिलेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया था, बता रहे थे कि राष्ट्रीय राजनीति पर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की जो कवायद चल रही थी, उसमें सेंट्रल भूमिका में कौन रहे, नीतीश कुमार रहे, शरद पवार रहे या कोई और नेता रहे, इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन जब अपने ही घर में कमजोर हो गए, अपनी ही उनकी पार्टी टूट गई, और जिस तरह से अजीत पवार ने खुलासा किया कि शरद पवार कब कब भाजपा के साथ जाने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि क्या विपक्षी खेमे में उनकी विश्वसनीयता अब बरकरार रहेगी, खासतौर से ऐसे माहौल में जब नीतीश कुमार ने अपने एक सहयोगी जीतन राम मांझी को ये कहते हुए गठबंधन से बाहर निकाल दिया था कि वो बैठक की खबरें बीजेपी तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ भी तो वही बात एक तरह से हो गई। सबसे पहले जो विपक्षी एकता मीटिंग जो हुई थी पटना में, उसके बाद हुआ कि अगली मीटिंग शिमला में होगी, फिर हो गया कि बैंगलोर में होगी। वहां पर जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें मीटिंग के आने के बाद से ही टीएमसी के लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमें वेस्ट बंगाल में कोई अलायंस की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं बीजेपी को हराने में। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में हमें कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस की, हम खुद ही सक्षम हैं अकेले बीजेपी को हराने में। अब सवाल ये है कि ये फेसेस से पूरे उस एकता कवायद के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे और नीतीश कुमार जी जो इसके सूत्रधार थे, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा लगाई थी तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी को साथ में लाने के लिए लगाई थी। अब सवाल ये है कि जब इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि इनके अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अलायंस की कोई जरूरत नहीं है, तो ये किस बात की कवायद है, किस बात की एकता है, क्या इसका मतलब निकाला जाए? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई दम है। ये एक ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज थी जो जमीन पर उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक शरद पवार जी की बात है, आप एक जो फीलिंग आ रही है कि जब से ये हुआ है, एनसीपी में फूट हुई है, तब से अब वो अपनी खुद पार्टी बचाएंगे या पूरे देश में चलेंगे राजनीति करने, ये एक देखने की बात होगी। और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा बट्टा लगा है और मुझे नहीं लगता है कि जो एक सेंट्रल लीडरशिप रोल में थे उस चीज को भी वो अब रिटेन कर पाएंगे, जो विपक्षी एकता का एफर्ट है उसमें। नहीं, भरोसा कर पाएंगे क्या बाकी विपक्षी दल अब शरद पवार पर? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल निकले हैं, जिस तरह से छगन भुजबल निकले हैं, ये एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये बिना शरद पवार जी के कंसेंट के गए हैं। क्योंकि जिस तरह से आप सुन लीजिए, जिस तरह से एनसीपी के लोग क्लेम कर रहे हैं, जगह बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, यहाँ पर इतने बजे मीटिंग हुई, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, सब कुछ हो गया, यानी
जो भी विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि अरे ये क्या तरीका है भाई, आप हमारे पास भी आकर के और बिल्कुल हमारे साथ कुर्सी साझा कर रहे हैं, स्टेज पे बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ की पैरेलल बात चल रही है कि हम उनके साथ सरकार बनाएंगे। तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है विपक्ष के खेमे भी निश्चित रूप से वो गिरेगी। तो अब उनके ऊपर भरोसा कर पाना, विश्वास कर पाना, ये थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अपोजिशन पार्टीज के कई सारे लीडर्स ने शरद पवार जी को एक सहानुभूति देने की बात की थी, कोशिश की थी जब ये घटना घटित हुई थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये लोग उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे। तो ऐसे माहौल में अगर देखा जाए तो जैसे आपने तृणमूल कांग्रेस का जिक्र किया, ममता बनर्जी का, जैसे आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल का, शरद पवार की पार्टी एक तरह से टूटने की स्थिति में आ गई है। कई अन्य राज्यों में जैसे बिहार को लेकर कई तरह की खबरें निकल कर आ रही है, कई बयान सामने आ रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो विपक्षी एकता के बनाने की जो पूरी कवायद थी, आपको लगता है कि उस कोशिश को, कवायद को अब एक बड़ा झटका लग गया है और अब भले ये लोग बेंगलुरु में बैठक करें, लेकिन अब जब वो बैठेंगे तमाम नेता, तो वो एक दूसरे को अविश्वास की नजर से भी देखेंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे? जहां तक बात है विपक्षी एकता की, मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिस्परेट एफर्ट था, क्योंकि 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और कोई ऐसा स्ट्रांग इशू सरकार के खिलाफ सामने नहीं आ रही है। तो ये एक एफर्ट किया गया कि सब लोग इकट्ठे आओ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कैंडिडेट देते हैं और 1 to 1 करते हैं, जिससे एक बीजेपी को बड़ी चुनौती होगी। तो आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर पाना, और कांग्रेस के लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी किस तरह से वहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे। आपको याद होगा एक पटना का जो डेट था उसको पोस्टपोन करना पड़ गया था, इसलिए कि इन दोनों नेताओं ने वहां पर जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उसके बाद दूसरी डेट रखी गई। तो पहली बार में आप क्यों नहीं गए? क्योंकि एक दूसरे पर भरोसे की स्थिति नहीं बन पा रही है, और मुझे लगता है कि एनसीपी के घटनाक्रम के बाद और ज्यादा वो खाई बढ़ गई है और ये बहुत मजबूत एक अलायंस रूप में उभरेगा, मुझे इसके बारे में डाउट। बिल्कुल, और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिल रहे हैं तो ज्यादातर विधायकों की राय ये है कि आरजेडी के साथ गठबंधन की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करना पड़ेगा। तो यानी कांग्रेस के नेतृत्व को अभी तक तमाम विपक्षी दल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ एनसीपी में जो हुआ उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एनसीपी की राजनीति पर ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ शरद पवार की फैमिली पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसका असर पड़ना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अखिल कुमार सिंह और पत्रकार संतोष कुमार पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।